हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और उम्मीद करता हूं मैं कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री के एग्ज़ाम के। तो हम लोग आजकल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की, और लास्ट लेक्चर में हमने चंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उत्तराखंड में उसके समकालीन गढ़वाल में परमार वंश अर्थात गढ़वाल किंगडम के बारे में भी हमको जानना होगा। तो गढ़वाल किंगडम को समझने के लिए हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। पहला तो करेंगे हम 688 से लेकर, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी स्थापना 888 में भी हुई थी, ऐसा माना जाता है। कब तक? 1815 तक। दूसरा फेज चलता है इसका 1815 से लेकर 1949 तक का। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं टिहरी स्टेट, यानी कि टिहरी रियासत, जो अंग्रेजों के संरक्षण में थी। भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसी कई सारी रियासतें थी, आप जानते ही हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार जो पहला वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे परमार वंश। हालांकि ये लोग भी परमार वंश के ही शासक हैं। तो टोटल 688 या 888 से लेकर 1949 तक हमें कुल 60 शासकों का उल्लेख मिलता है। वी हैव रेफरेंस ऑफ नॉट लेस देन 60 किंग्स। लेकिन सभी राजाओं के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कितने राजाओं की तो उपलब्धियां हमें पता ही नहीं है। तो हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पता लगाते हैं कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना करी किसने। तो पता चलता है कई सारे इतिहासकारों में जो आपसी सहमति बनी है, उससे हमको पता चलता है कि यहाँ का जो संस्थापक था वो कौन था? कनकपाल था। और कनकपाल मूल रूप से उत्तराखंड का नहीं है, ये गुर्जर प्रदेश से आया है, यहाँ घूमने आया था, तीर्थ यात्रा पर था, ठीक है। और गढ़ी के राजा जो हुआ करते थे उन दिनों, जो सोनपाल नाम के एक लोकल किंग थे, ये कनकपाल की पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हुए और अपनी पुत्री का भी इनसे विवाह कर दिया। और इसी कनकपाल ने क्या किया है, चांदपुर गढ़ में परमार वंश की स्थापना कर दी है 688 ईस्वी में। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये 888 भी हो सकता है। फिलहाल ऐसे विवादित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए। तो कुल 60 राजाओं का हमको उल्लेख मिलता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो फिलहाल ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ये गढ़वाल के संबंध में हमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिससे हमको जानकारी मिलती है वो है सभासार नामक ग्रंथ, और जिसके रचिता हैं कौन? सुदर्शन शाह। तो देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है स्थापना के रूप में किसने करी? कनकपाल ने करी। और सीधे हम पहुंच जाते हैं कहां पर? 37वें राजा के पास, जिसका नाम है क्या? अजयपाल। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि अजयपाल अपने पूर्व के शासकों में सबसे कह सकते हैं कि एम्बिशियस रहा होगा, जिसने क्या किया, गढ़वाल वाले क्षेत्र के जो 12 गढ़ थे उनको विजित कर लिया और अपने संरक्षण में ले लिया, या उसका एकीकरण कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अजयपाल वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। इससे पहले इनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, जिसको उसने शिफ्ट करके कहां पहुंचा दिया? श्रीनगर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि श्रीनगर को राजधानी कब बनाया गया, डेट याद रखेंगे। और किसने शिफ्ट करी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार, इसको भी याद रखेंगे। ये 51 नहीं 52 गढ़ होने चाहिए। उन सबको पराजित करके इसने क्या है, एक गढ़ भूमि का विकास किया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? गढ़वाल कहते हैं। गढ़ का मतलब किला होता है, कैसल समझ लीजिए। ये रहे कुछ व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें कॉल करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी सफलता सुनिश्चित भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अजयपाल ने करा क्या। अजयपाल ने सबसे पहले देखते हैं कि एक राजप्रासाद यानी कि एक रॉयल पैलेस बनवाया रहने के लिए, और वहां पर अपना दरबार भी लगाता था। इसने कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा भी करी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनकी कुल देवी कौन थी? राज राजेश्वरी थी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन के सामने कम से कम आऊं, ओके, आपको बात सारी समझ में आएगी। अच्छा, देवलगढ़ में एक पद्मासन मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसने कुंडल पहन रखे हैं और सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं, और इसकी पहचान किससे करी गई है? अजयपाल से की गई है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो हमें इसके संबंध में जाननी होगी, और वो ये क्वेश्चन क्योंकि वहां से भी आया है कि ये किस पंथ का अनुयायी था। तो ये गोरखनाथ पंथी का अनुयायी था, जो कि एक शैविज्म सेक्ट है, एक सब सेक्ट है, ठीक। फिर हमको बात पता चलती है कि 42वें शासक के रूप में हम देखते हैं कि सहजपाल नाम का एक शासक है, जो अकबर का समकालीन था। ये भी आप याद रखेंगे कि हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सिर्फ सहजपाल ही नहीं, और भी कुछ शासक हैं जो अकबर के समकालीन थे, जैसे कि बलभद्र शाह,
जो परमार शासक बना वो भी क्या था, अकबर का समकालीन था। और इससे पहले जो हम शासक देखते हैं उन सभी ने अपने नाम के आगे पाल लगा रखा था। इससे शुरू होती है किसकी शुरुआत, शाह की उपाधि की। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में सभी शासकों ने जोड़नी शुरू कर दी थी। श्याम शाह भी एक शासक का नाम आता है, उसके बाद महीपति शाह शासक बनते हैं। हम थोड़ा सा जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं हम। और ये भी एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन कि गर्भभंजक की उपाधि किस शासक की थी, तो ये थी आपकी महीपति शाह की, जो तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करते हैं। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेनापति थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, इसके बिना ये जीत अधूरी मानी जाती। इनका विवरण किए बगैर महीपति शाह का जो कार्यकाल है वो अधूरा माना जाएगा। ये नाम याद रखेंगे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, ये इसके 3 अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महीपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए ताकि थोड़ी सी आसानी हो हमें परमार वंश की इतिहास को समझने में। महीपति शाह के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह, आप जानते ही हैं, एक 7 वर्ष का बच्चा है छोटा, और इसकी जो संरक्षिका है वो है रानी कर्णावती, अर्थात महीपति शाह की पत्नी है। तो ये संरक्षण के रूप में शासन करना शुरू करती है। और हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके समय की ये पता चलती है कि इस समय मुगल बादशाह हैं कौन, शाहजहां। शाहजहां का सेनापति था कौन, नवाजत खान, जो दून घाटी पर आक्रमण करता है। तो उस समय हम देखते हैं कि जो कर्णावती हैं, गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी के रूप में, इन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़वा के उनके नाक कान कटवा दिए थे, जिसके कारण इनको नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है आज तक। तो ये तो एक साधारण से क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, आते हैं ये। गढ़वाल की दुरूह, यानी कि कह सकते हैं कि जो उनकी जो भौगोलिक स्थितियां थी, कई बार आक्रमण हुए, लेकिन कभी भी मुगल साम्राज्य की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं करी। ठीक, कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी है किसने, परमार शासकों ने। फतेहपति शाह के बारे में जान लीजिए। फतेह शाह बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक थे। नाथ पंथ पर इनका विश्वास था, ठीक है। इन्होंने आक्रमण करके सिरमौर के शासक और पोंटा को जीतकर और जौनसार को भी जीत लिया था, यानी कि साम्राज्य विस्तार किया है। सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेह शाह ने फतेहपुर नगर भी बसाया था। और कुछ हमको नाम मिलते हैं कि इनके दरबार में अकबर की भांति और प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के भांति नवरत्न रहा करते थे। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फतेहपति शाह के बारे में कि किस परमार शासक के समय में नवरत्न रहा करते थे दरबार में। तो नाम याद रखेंगे, फतेहपति शाह। ये रहे नवरत्नों के नाम, देखिए, सुरेशरन बर्थवाल, श्री खेतराम धसमाना, रुद्रीदत्त की मोठी, हरिदत्त नौटियाल इत्यादि, ये सब क्या थे, इसके नवरत्न थे। फतेह शाह के आमंत्रण पर इनके जो समकालीन जो सिख गुरु हैं वो हैं गुरु राम राय। देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। आमंत्रण पर, फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो फतेहपति शाह की जो उपाधि थी ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, गर्भभंजन की थी। फतेहपति शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठते हैं। इसका जो शासनकाल है वो शांतिपूर्वक बीतता है। इसके समय गढ़वाल कुमाऊं के बड़े अच्छे संबंध माने जाते हैं। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल का शासक बनता है। और इसके जो समकालीन शासक हैं नरेश कुमाऊं के, वो हैं दीपचंद। और दीपचंद का जो मंत्री हुआ करता था वो था हर्षदेव जोशी, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी ने दीपचंद को, माना जाता है, ललित शाह को कुमाऊं पर विजय हेतु आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय भी प्राप्त कर ली और अपने दूसरे पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। ये बात मैंने आपसे कल डिस्कस भी की थी कि कुछ समय तक कुमाऊं का जो शासन है वो गढ़वाल शासकों के अधीन भी था। ये जो पीरियड है 1779 से लेकर 1785 के बीच का, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको जोशियों का काल कहा जाता है, ये उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। इसमें तो काफ़ी जनरलाइज तरीके से दे रखा है, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, लेकिन समय कम होने के कारण हम इसकी फिलहाल रिवीजन के रूप में इसको देखते हैं। ललित शाह के बाद उसका जो पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, वो जैकत शाह है, जो गढ़वाल का शासक बनता है।
और ललित शाह का जो दूसरा जो पुत्र है, जो प्रद्युम्न शाह, कहाँ का रूलर है? कुमाऊं का। तो कुमाऊं का रूलर कौन है? प्रद्युम्न शाह, ललित शाह का दूसरा बेटा। और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो कौन है? जयकृत शाह। वो कहाँ का शासक है? गढ़वाल का। ठीक है, लेकिन जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के मध्य, जैसा कि इतिहास में होता है, भाइयों में संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लिए उसने कुछ षड्यंत्र रचा होगा। परिणाम स्वरूप प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण करके श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। अर्थात ये जयकृत शाह कुछ नहीं कर पाया होगा। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गढ़वाल की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग में है वहां चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है। तो आंतरिक कलह के कारण काफी परेशान थे जयकृत शाह, और इस तरीके से जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर वापस 1786 में फिर से गढ़वाल की सत्ता संभाल ली। तो बहुत ही हम देख सकते हैं कि काफी स्ट्राइकिंग स्टोरी इस बीच हमको देखने को मिलती है। एक और भाई का हमको उल्लेख मिलता है जिसका नाम है पराक्रम शाह। पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि वापस प्रद्युम्न शाह यहाँ आए और शासक बने, क्योंकि शासक बनना पराक्रम शाह चाहता था। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 में देखिए गोरखाओं ने कुमाऊं पर तो आक्रमण किया ही था, गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, और लंगूड़गढ़ नामक एक युद्ध का हमको उल्लेख मिलता है जिसमें गढ़वाली सेना हार गई। ठीक, और प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखों को 25,000 रुपये, है ना, वार्षिक कर देने का वचन दिया, ताकि वो दोबारा आक्रमण ना करें। उनको एक्सकेप करना चाहते थे, ये समझ लीजिए। ठीक, ये सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन गोरखे फिर से आक्रमण करते हैं 1803 में। ठीक है, और हम देखते हैं कि वहाँ की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, और इन्हीं सब चीज़ों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं कौन? गोरखास। गोरखास 1790 में कुमाऊं के शासक को पराजित करके वहाँ पर सत्ता स्थापित कर चुके हैं, और धीरे धीरे वो यहाँ भी चाहते हैं कि उनकी सत्ता स्थापित हो। बड़े एम्बिशियस रहे होंगे शायद इसीलिए। तो देखते हैं कि गढ़वाल में जो मंत्री लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में काफ़ी मतभेद हैं, गृह युद्ध भी चल रहा है। तो इन सब का लाभ उठाते हुए गोरखाओं ने अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी और वहां पर आक्रमण किया। काफ़ी मारकाट हुई, और हम कह सकते हैं कि इस युद्ध का जो नाम है, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसे कहा जाता है खुड़बुड़ा के युद्ध का भी अभी उल्लेख इसमें आना चाहिए। ठीक है, प्रद्युम्न शाह इस दौरान, यानी कि जब पहली बार 1803 में आक्रमण किया था गोरखाओं ने, तो फिलहाल गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए थे, यानी कि वहां से भाग गए थे कह सकते हैं। इस दौरान हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह ने कहां पर शरण ली होगी? सहारनपुर में शरण ली वहां के लोकल राजा से, और आभूषण और बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को संगठित किया, यानी कि किसी तरीके से गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ा जा सके। फिर उल्लेख आता है खुड़बुड़ा के मैदान के उस युद्ध का, जिसमें प्रद्युम्न शाह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है बात कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, लेकिन हालांकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1815 तक इनका शासन चलता है, और ये तो 1804 में हार गए हैं, और 1804 से लेकर 1815 के बीच में क्या हो रहा है। तो हमें एक और पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है कुंवर प्रीतम शाह। ठीक है, जिसको तो बंदी बनाकर ले गए हैं कौन? बंदी बनाकर ले गए हैं गोरखास। ठीक है, जबकि दूसरे पुत्र का नाम है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह अंग्रेजों से संपर्क करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि सत्ता वापस करने की उनकी मदद की जाए। तो इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध सेना भेज दी, और आपको पता ही है सगौली की संधि के बारे में आप जानते ही हैं। और 1815 में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा के वहां पर फिर से परमार वंश के शासकों को स्थापित किया, और इस तरीके से 1815 में हम देखते हैं कि कैसे परमार नरेश फिर से सत्तारूढ़ होते हैं, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में। इसलिए एक नया इतिहास शुरू होता है यहाँ से, जिसको हम टिहरी रियासत का इतिहास कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स इसमें लिखे गए हैं जिसको यहाँ पर पढ़ना मैं उतना उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसमें कुछ बातें आगे लिखी गई होंगी, हम सीधे उसी पे जाते हैं। ये देखिए, गढ़वाल का परमार राजवंश जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई, जो अभी हमने देखा 1947 तक। राजा अजयपाल, अब फिर से हम देखते हैं कि राजा अजयपाल की कुछ और उपलब्धियां देख लेते हैं। एक शक्तिशाली पवार शासक थे, ने 1517 में राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और अंत में श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। राजा अजयपाल को गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऐसा बताया गया है। एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि किसे गढ़वाल का अशोक कहा गया है, तो उसका नाम क्या याद रखेंगे, अजयपाल। इनके समय में कुमाऊं के राजा कौन थे, कीर्तिचंद, जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और एक बड़ा भाग कुमाऊं साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अजयपाल ने ही इस क्षेत्र को क्या नाम दिया है, गढ़वाल। उसने अपने साम्राज्य को पट्टी और परगना में विभाजित किया और पाठा नामक माप की या माप इकाई है उसकी शुरुआत करी थी। तो ये सारे कुछ और फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ एक समरी थी। ठीक है, पाठा क्या है, लगभग 1 किलो की माप इकाई शुरू करी है। इन्होंने श्रीनगर में एक मजबूत किला बनवाया, भैरव मंदिर, राज राजेश्वर यंत्र, इन सब का निर्माण करवाया है। इनके जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, वो इनके अनुयायी थे और उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सुशासन के लिए इन्हें उत्तराखंड का अशोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 48 गढ़ियों को जीतकर अपने साम्राज्य में लाने के बाद वह प्रजा प्रेमी और गुरु पंथ का अनुयायी बन गए थे। ये बात हो रही है किसके बारे में, अजयपाल के बारे में। अगले इंपॉर्टेंट रूलर हैं सहजपाल। ठीक है, राजगद्दी कुछ समय तक शासन करते हैं और इसके बाद नंबर आता है बलभद्र शाह का, जिन्होंने शाह की उपाधि ली थी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान या शासक बहलोल लोदी ने उन्हें शाह की उपाधि दी थी, लेकिन कुछ बातें हमको यहाँ पर सही मालूम नहीं पड़ती कि अगर अजयपाल का टाइम पीरियड 1570 था तो उस समय बहलोल लोदी शासक नहीं थे। ठीक है, वह चंद शासक रुद्रचंद और कत्यूरी शासक सूखल देव के समकालीन थे। जहां पर आपको समकालीन शब्द दिखे उसको प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री में इस चीज को जाने बगैर हमें हिस्ट्री को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने शासनकाल के दौरान रुद्रचंद ने गढ़वाल पर हमला किया, लेकिन गढ़वाल और कातीरियों की संयुक्त सेना से हार गए। बाद में रुद्रचंद ने कत्यूरियों पर आक्रमण किया था और सुखल देव को पराजित करके कत्यूरियों के अंतिम अवशेषों को कुमाऊं साम्राज्य के अधीन कर दिया था। इनके बाद राजा बनते हैं मानशाह। ठीक है, कौन बनते हैं राजा, मानशाह। मानशाह ने 1591 से 1611 के बीच में, यानी कि ये बात हो रही है जब अकबर का अंतिम समय चल रहा है तब, और जहांगीर के शासक बनने के बीच की बात है। यानी कि जो मानशाह हैं ये अकबर और जहांगीर दोनों के ही समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी हैं। उसके शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कुमाऊं राजा कौन थे, लक्ष्मीचंद। प्लीज इसका नाम याद रख लेंगे, जिसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था। ये हमने चंद डायनेस्टी के समय में भी पढ़ा था, लेकिन 8वें आक्रमण में लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल शासकों को पराजित किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कुमाऊं में खतड़ुआ नामक त्योहार की शुरुआत होती है, जो कुमाऊं की जीत का सूचक है गढ़वाल शासक के ऊपर। हालांकि 7 बार ये खुद हारे हैं। ठीक है, पवारों ने चंद राजधानी अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने तिब्बत और दापा के शासक के साथ भी सफलतापूर्वक युद्ध लड़े थे। ये बात हो रही है किसके बारे में, मानशाह के बारे में। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूलर की, जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह, जो कि 7 वर्ष का बच्चा है, छोटा। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि शाहजहां का समकालीन है। इनकी जो माँ है, ठीक है, वो इसकी संरक्षिका हैं और इस समय सिरमौर नामक का जो स्थान है वो है हिमाचल प्रदेश में। वहां के राजा का नाम है क्या, मंधाटा प्रकाश, की मदद से गढ़वाल पर हमला किया या आक्रमण किया। भावर और देहरादून पर क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध दारा शिकोह को शरण दी थी, जिसके कारण दिल्ली के साथ उसके संबंध क्या हो गए थे, कटु हो गए थे। बात आपको याद आ रही होगी कि 1657 के आसपास हम देखते हैं कि कैसे मुगल दरबार में वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। किसके बीच में, शाहजहां के जीवित पुत्रों में। ये उस समय की बातें हैं।
तो शाहजहां का जो पुत्र है दारा शिको, उसका भी जो पुत्र है सुलेमान शिको, दरअसल बात सुलेमान शिको की हो रही है। इसने क्या किया था, संरक्षण दे दिया था उसको, लेकिन क्योंकि दारा शिको विरोधी था औरंगजेब का, जिसके कारण ये मान लिया जाता है कि पृथ्वी शाह ने अगर उसके दुश्मन को संरक्षण दिया है तो पृथ्वीपति शाह भी क्या उसका दुश्मन ही है। हालांकि उनके बेटे मेदिनी शाह ने अपने बूढ़े पिता की इच्छा के विरुद्ध काम किया और दारा को औरंगजेब को सौंप दिया। दरअसल दारा ना होकर इसका नाम यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सुलेमान शिको, जिसके कारण उन्हें गढ़वाल राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ये सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हमें चीज़ों को शॉर्ट में ही समझना है। कोशिश करिएगा आप लोग कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर देखिए, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गढ़वाल साम्राज्य के शासक राजा फतेह शाह के अधीन अपने गौरव पर पहुंच चुका था। घोड़े पर बैठने की उनकी तस्वीरें शिवाजी और गुरु गोविंद से मिलती जुलती हैं। उनके सिख गुरुओं और गुरु रामराय के साथ घनिष्ठ संबंध थे। बात हो रही है राजा फतेह शाह की। औरंगजेब के डर से 1675 में श्रीनगर पहुंचे कौन, फतेह शाह। उन्होंने गुरु को गुरु मंदिर के लिए खुरबुरा, राजपुर और चामस्तारी के 3 गांव दान में दिए थे, और वह स्थान देहरादून के नाम से जाना जाता है। देहरा यानी कि डेरा, इसका डेरा था गुरु का डेरा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून अर्थात देहरादून। दिस देहरादून केम टू बी नोन एज व्हाट, देहरादून। फतेह शाह के बाद 2 नाम हमको देखने को मिल रहे हैं, उपेंद्र शाह और प्रदीप शाह। प्रदीप शाह नाबालिग थे, इसलिए उनकी मां ने उनकी ओर से शासन किया। गढ़वाल में यह काल रानी राज के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राजपूतों जो मैदानी इलाकों से आए थे और खसिया, खस ठाकुर और बांबड़ के 2 समूह के बीच अत्यधिक दरबारी झगड़े के लिए जाना जाता है ये वाला टाइम पीरियड। सिरमौर के उनके भाइयों कटोच ने भी राज्य की शक्तियों को दुरुपयोग किया और विभिन्न प्रकार के कर थोपे। ठीक है, ये बात कुछ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसमें। लोगों के समर्थन से खसियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस झगड़े का तभी नियंत्रित किया जा सका जब प्रदीप शाह 1730 में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने कुमाऊं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और रुहेलाओं के खिलाफ कुमाऊं के राजा कल्याण चंद्र की मदद की थी। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि कैसे एक गढ़वाल के शासक ने रोहेला आक्रमण के समय में कुमाऊं शासक की मदद भी की थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1804 में जो खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था, उसके बाद सुदर्शन शाह के जो नाम के जो शासक हैं, मतलब शासक क्या हैं, हम कह सकते हैं फ्यूजिटिव प्रिंस हैं, जो अंग्रेजों की सहायता से सत्ता प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों ने उनकी मदद करी और गोरखाओं को पराजित किया और सत्ता इनको सौंप दी गई है। इस तरीके से टेहरी रियासत की शुरुआत होती है। तो आज हमने ये चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में देखी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अपने स्तर से किताबों में भी देखें। ठीक है, कुछ 1 लाइनर्स बुक्स भी मौजूद हैं, उसमें भी आप इसमें टैली कर सकते हैं। फिलहाल आज हमने सिर्फ समरी ही पढ़ी है, किसकी, गढ़वाल शासकों की। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे सेक्शन की जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी अधिक रहती है। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल शासक के प्रशासन की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की। तो राजा ही क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, आप जानते ही हैं। किंग इज द पिनेकल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और राजा अपने मंत्रिमंडल या मंत्रालय की सहायता से काम करता था। उन्हें वोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि दी, जिसका मतलब है भगवान बद्रीनाथ के समकक्ष। मंत्रियों में धर्माधिकारी की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी। उन्हें राजगुरु भी कहा जाता था। दरबार में सभी धार्मिक कार्य उनके अधीन आयोजित किए जाते थे। मुख्तार या वजीर राजा के बाद दूसरे स्थान पर होता था और सबसे शक्तिशाली मंत्री होते थे कौन, वजीर, जाहिर सी बात है। उन्हें मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना गया। राजस्व प्रशासन का मुखिया कौन होता था, दफ्तारी। सामान्य प्रशासन की देखभाल भी करता था और राजा के नाम पर फरमान जारी करने का भी इसको अधिकार था। किसको था भाई, दफ्तारी को। राजा के आदेश पर वह इनाम, दंड आदि के फरमान जारी कर सकता था। दीवान राज्य की कमाई और व्यय का हिसाब किताब रखता था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए। सेना के को वेतन भुगतान के लिए
बख्शी नाम का अधिकारी हमको मिलता है। मीर बख्शी नाम का शब्द आपको याद आ रहा होगा मुगल पीरियड का। गढ़वाल शासकों के अधीन वकील एक महत्वपूर्ण पद था जिसे अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया जाता था, एक प्रकार का विदेश मंत्री समझिए। पुरिया नैथानी एक प्रसिद्ध वकील थे, मतलब कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया जाता है, जैसे कि मान शाह का नाम याद होगा, जयसिंह का नाम आपको याद होगा, है ना। लेखा व राजाओं के आदेश पर शिलालेख लिखते थे। कौन? पुरिया नैथानी। ये सारी फैक्ट्स कुछ इसमें दिए गए हैं जिसको आप याद करिएगा, याद रखिएगा। राज्य को परगना में विभाजित किया गया था। प्रत्येक परगने का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। सैन्य कमांडर का शासन था। राज्य की राजधानी की सुरक्षा गोल्डर के अधीन थी, नाम याद रखेंगे, गोल्डर। पवार शासकों ने नेगीचारी प्रथा प्रारंभ करी और लगान वसूलने तथा उसका एक हिस्सा अपने पास रखने के लिए नेगियों को नियुक्त किया था। नेगी वे मंत्रालयों में कुलीन पृष्ठभूमि के लोग होते थे। कुलीन मतलब एरिस्टोक्रेटिक, और उनका पद क्या था? वंशानुगत था। थोकदारों और जागीरदारों को, जो कमिंस, सायाना, गुथेरे जैसे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र में राजस्व इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि गढ़वाल किंगडम के समय में भूमि के कौन कौन से प्रकार थे। देखिए, पहला नाम लिखा है संकल्प या विष्णु प्रीति। विष्णु प्रीति नहीं है ये विष्णु प्रीति है, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। विष्णु प्रीति, नॉट विष्णु प्रीति। मैं लिख देता हूं यहां पर विष्णु प्रीति। दूसरा नाम लिखेंगे राउत, विशेष वीरता दिखाने वाले सैनिकों को दी जाती थी। और जागीर किसको दी जाती थी? सरकारी कर्मचारियों को। भूमि के मालिक को थातवान कहा गया है। किसान किराएदारों को खैकर कहा जाता था। अस्थाई किराएदारों को सिरतान कहा जाता था। न्याय वितरण की बात कर लेते हैं। पंचायत न्याय वितरण की मुख्य संस्था थी, जो खुली पंचायत में निर्णय सुनाती थी। पंच पारंपरिक ज्ञान, बुद्धि और रीति रिवाजों के विशेषज्ञ थे। उनके निर्णयों के विरुद्ध फौजदार, थोकदार जैसे उच्च अधिकारियों या सीधे राज दरबार में अपील की जा सकती थी। गंभीर मामलों का निपटारा राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मृत्युदंड शायद ही कभी दिया जाता हो। दंड का जो मुख्य आधार क्या था? या तो आर्थिक दंड दिया जाता था या दंड दे दिया जाता था, सजा दे दी जाती थी। मुगलों की तरह सैनिकों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान दी जाती थी, जिसे जागीर या राउत कहते हैं। तो फिलहाल एक टर्म याद रख लेंगे, राउत। राउत का संबंध किस चीज से है? जागीर भूमि से है। इसको आप नोट कर लेंगे प्लीज। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका सैन्य प्रशासन, न्याय वितरण। अब देख लेते हैं इनका समाज कैसा था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसमें सबसे बड़ा कौन होता था? पुत्र होता था, परिवार का मुखिया। और जेठुली भाइयों को के अलग होने के बाद संपत्ति वितरण के समय सबसे बड़े भाई को दी गई अतिरिक्त भूमि हुआ करती थी। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको और दिख रहा है यहाँ पर, जेठुली क्या होती थी? तो जेठुली भी क्या है? एक प्रकार की भूमि ही है, जो बड़े भाई को दे दी जाती थी अतिरिक्त रूप से। अच्छा, गढ़ और कोट क्या है देख लेते हैं। उत्तराखंड में ऐतिहासिक केंद्र जो मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान शक्ति के केंद्र थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? गढ़वाल में गढ़ कहा जाता था। कुमाऊं में उस चीज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? कोट। ठीक है, कोट इज द टर्म यूज फॉर कैसल्स इन कुमाऊं, और गढ़ यूज किया जाता है किसके लिए? ये किया जाता है आपके गढ़वाल में। कुछ गढ़ थोल के रूप में थे, जो सामान्य संस्कृति कार्यक्रम के स्थान से थे। कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। गढ़ों को गुप्त स्थानों पर स्थापित किया जाता था ताकि उनकी गोपनीयता बने रहे, और हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाते रहे होंगे। कौन से? गढ़। तो ये सारी बातें हमने बहुत ही शॉर्ट में किसके बारे में देखी? गढ़वाल के प्रशासन, राजस्व प्रशासन, इन सब के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं उन विद्वानों की जो गढ़वाल के दरबार में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? गढ़वाल के दरबार में।
लेखकों, ज्योतिषियों, कवियों और कलाकारों को गढ़वाल शासकों द्वारा विशेष संरक्षण दिया जाता था। ठीक है, विशेष संरक्षण दिया जाता था। गढ़वाल पेंटिंग्स का नाम आपने सुना होगा, मौलाराम, उनमें से कुछ बौद्ध बुद्ध विद्वान है। भरत कवि, मेधाकर शास्त्री, मौलाराम। गढ़वाली राज्यसभा की भाषा थी, गढ़वाली राज्यसभा की भाषा थी। इस चरण के दौरान लिखे गए कुछ पवाड़े, मतलब जिसमें गाथा लिखी जाती है ना। जीतू बगवाल, गढ़वाल, गढ़ सुमियाल, मालू राजुला, भानु भोपेला, जगदेव पंवार, रणु रंत, सुरजी नाग आदि गढ़वाल साम्राज्य अपनी पेंटिंग गढ़वाली कलम के लिए जाना जाते थे, जो पहाड़ी पेंटिंग का ही एक प्रकार है। मौलाराम मुगल शैली के प्रसिद्ध प्रशिक्षित कलाकार थे, जो हम जान सकते हैं कि मध्यकाल के समय में मुगल दरबार को छोड़कर कहाँ आ गए थे, गढ़वाल में, और इस तरीके से गढ़वाल पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद विवरण दिया गया है गोरखाओं का, जो हमको समझना होगा। देखते हैं पहले गोरखाओं का आक्रमण कहाँ पर हुआ। गोरखों के आक्रमण के समय कुमाऊं की, अब हम बात करते हैं कुमाऊं के वाले पार्ट की। राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। समाज सर्वथा विघटित हो चुका था। सामाजिक व्यवस्थाकारों ने ऐसी व्यवस्थाएं रख रखी थी कि एक एक वर्ण में 100 उपजातियां स्थापित हो चुकी थी। ये बात हो रही है कुमाऊं वाले पार्ट की। तो जनवरी 1790 में हस्तिदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे और सेनापति अमर सिंह थापा तथा सूरवीर सुखीर थापा के नेतृत्व में गोरखा वीरों ने काली नदी पार करके कहां पर आक्रमण किया है, कुमाऊं में। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, अल्मोड़ा की ओर और एक झूला घाट से शोर होता हुआ गंगोली हाट व सेरा घाट की ओर बढ़ा, तथा दूसरा दल जो है सीधे बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा की ओर बढ़ा। ये बात कर रहे हैं हम गोरखों के आक्रमण की, कि किस प्रकार से उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। 1790 से लेकर, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका था, कुमाऊं वाले पार्ट में गोरखों का प्रत्यक्ष शासन चल रहा था। ठीक है, जिसका जो मुखिया हुआ करता था वो नेपाल में होता था, लेकिन जो नेपाल के जो प्रतिनिधि होते थे बाहर, यहाँ इंडिया वाले पार्ट में, कुमाऊं वाले पार्ट में, उसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता था, सुब्बा। क्या कहते थे, सुब्बा। तो सुब्बा वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेपाल रूलर। कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो गया, और पहला जो सुब्बा बना उसका नाम था क्या, जोगा मल्ल। इसको याद रखेंगे, पहला सुब्बा कौन था, जोगा मल्ल। उसके बाद काजी नरशाही सुब्बा बना। तो सुब्बा इज अ टर्म यूज फॉर रिप्रेजेंटेटिव, या कह सकते हैं कि गवर्नर या कमिश्नर, किसका, नेपाल राजाओं का। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस समय क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, प्रद्युम्न शाह मैदान छोड़कर भाग गए कहाँ, श्रीनगर, और उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने सहारनपुर में जाकर अपनी संपत्ति को बेचकर फिर से सेना को संगठित किया। और फिर क्या होता है 1804 में खुरबुड़ा के युद्ध में, जो निर्णायक युद्ध होता है गोरखाओं और गढ़वाल शासक के बीच में, उसमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से गढ़वाल वाला क्षेत्र गोरखाओं के अधीन आ जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर हम देखते हैं कि गढ़वाल नरेश के जो पुत्र हैं सुदर्शन शाह ने किस प्रकार से अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को मुक्त करवाया, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थापित हो गई, गढ़वाल वाले पार्ट में टेहरी रियासत स्थापित हो गई। और टेहरी रियासत के जो पहले शासक बनते हैं वो स्वयं कौन बनते हैं, सुदर्शन शाह, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब का जिक्र किया जाएगा। 1790 में जब गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, तो गोरखों का ध्यान अब गढ़वाल विजय की ओर चला गया था। इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत हो रही है। 1791 में हरदेव की सहायता से गोरखों ने गढ़वाल पर हमला किया और उसकी गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लंगूड़गढ़ का घेरा डाला, और इस तरीके से हम वही बातें यहाँ पढ़ रहे हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब इसमें बड़े ही शॉर्ट में चीज़ें समझाई गई हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोरखाओं का प्रशासन कैसा था। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही गोरखों का प्रशासन नागरिक के बजाय फौजी प्रशासन था, यानी कि
जब कुमाऊं वाला पार्ट गोरखाओं के अधीन हुआ तो एक सैन्य प्रशासन शुरू, यानी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है। इनका अधिपति राजा नेपाल में रहता था, लेकिन जो इनका सामंत या कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सुब्बा, वो यहाँ पर शासन कर रहा था। गोरखों ने चंदों की नीतियों और प्रशासनिक तौर तरीके की नकल तो नहीं की, वरन अपने प्रशासनिक तंत्र की स्थापना यहाँ अवश्य कर दी। थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए और प्रशासनिक नाम चंदों से अवश्य ग्रहण किया, यानी कि चंद राजाओं की बात हो रही है, राजाओं की। लेकिन कर पद्धति में काफी परिवर्तन किए थे इन्होंने। कई प्रकार के कर यहाँ की जनता पर लगा रखे थे। बड़े ही अत्याचारी किस्म के शासक थे। इसके कारण इनके पीरियड को गोरख्याली भी कहा जाता है। गोरख्याली। गोरखों ने शोषण उत्पीड़न की सामान्य विधियों को छोड़ नित्य नई शैलियां आरंभ करी। उत्पीड़न तो ये लोग करते ही थे। दास्ता, कर प्रणाली और बेगार, ये तीन शोषण दमन के मुख्य आधार थे। राजवंशों के उत्थान पतन व युद्ध द्वारा नए नए राज्यों की हड़पने की जो नीति थी वो जारी थी। उसको प्रशासनिक तंत्र में उपयोग भी किया गया था। गोरखाली यानी कि गोरख्याली शासकों ने कुमाऊं और गढ़वाल में भी आक्रमण किए थे। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ बड़ी सख्ती से शासन किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि सामाजिक दृष्टि से हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना से घटिया मानते थे, जिस कारण गोरखा प्रशासक हिंदुओं को दमन करना चाहते थे और आतंकित रखना चाहते थे। उनका राजा अवश्य राजपूत था। वह भारतीय मूल का एक राजस्थानी राजपूत था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का घेरा डाले जाने के समय उसके वंशज कालांतर में नेपाल की ओर चले गए थे और यही राजपूत वंश कालांतर में शाह की उपाधि धारण करके नेपाल के शासक बन गए थे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से नेपाल के शासक राजस्थान के बैकग्राउंड के हैं। गोरखाओं का उत्तराखंड में शासन 1815 तक रहा, यानी कि 25 साल तक। गोरखों ने उत्तराखंड को सैन्य शक्ति द्वारा विजित किया था, अतः उनका प्रशासन भी सैन्य प्रशासन के द्वारा नियंत्रित होता रहा होगा। फिर उन्होंने नेपाल तथा उत्तराखंड में प्रचलित शासन व्यवस्था के मिश्रित रूप को अपनाया। गोरखों ने उत्तराखंड पर अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करी। तो ये सारी बातें गोरखों के संबंध में यहाँ पर लिखी हुई हैं और इनकी जो न्याय व्यवस्था थी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें वो समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। इनकी सेना शक्तिशाली तो थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं मिलती थी। जिस स्थान पर नियुक्त किए जाते थे वहां की जनता को लूटते थे ये गोरखा सैनिकों के प्रमुख हथियार खुखरी, तलवार, धनुष, बाण, बंदूक तथा तोपें हुआ करती थी। गोरखा सैनिक अपनी वीरता तथा साहस के लिए जाने जाते हैं आज भी। तो इनके इस साहस की वजह से ही गोरखा रेजिमेंट बनी होगी और जब गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया तो एक गोरखा रेजिमेंट भी बन गई थी और उन्होंने अपनी सेना में इसको शामिल भी कर लिया है। गोरखा प्रशासन सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। मामलों की सुनवाई विचारी नामक अधिकारी के द्वारा होती थी। विचारी नामक एक अधिकारी होता था जो मामले की सुनवाई करता था। विचारी की सहायता के लिए सेना भी होती थी। विचारी निरंकुश होता था। इस पर राजा के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मौखिक पूछताछ के द्वारा विवादों के कारणों का पता लगाया जाता था। साक्षियों को हरिवंश की पोथी की कसम दिलाई जाती थी। न्याय दिव्य प्रणाली के द्वारा भी किया जाता था। अब देखिए, न्याय व्यवस्था इनकी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था ये देखिए, ये कुछ प्रचलित न्याय व्यवस्था है गोरखों की, जिसका फिलहाल नाम जान लीजिए आप लोग। गोलादीप, तराजू दीप, कढ़ाई दीप, जल दीप, तीर दीप भी होता था और एक मंदिर दीप। तो याद रखेंगे इसका कि गोला दीप और तराजू दीप जैसी क्या चीज थी। ये एक प्रकार का क्या न्याय प्रशासन था, इनके न्याय करने का तरीका था। गोरखा राज्य में अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रचलन था। दंड आर्थिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के होते थे। सबसे बड़ा दंड मृत्युदंड माना जाता था। चोर के अंग काटने की भी क्या थी, प्रथा प्रचलित थी। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की क्या थी, न्याय प्रणाली थी, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या गोरखों की कर नीति। गोरखों ने कुछ कर पुराने बहाल रखे और कुछ तत्कालीन कारणों को ध्यान में रखकर कुछ नए कर भी लगाए हैं। नए करों में ब्राह्मणों पर कुसही नाम का कर लगाया गया था। याद रखेंगे नाम,
कुसही नाम का कर किसके ऊपर लगाया गया था? ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर। जो 13 जूलिया अर्थात 260 नाली तक जमीन के बराबर होता था, हथियाते हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मास लगाया जाता था। इसी तरह गढ़वाल व कुमाऊं में छत में चढ़ने वाली महिला को दंडित करने के लिए जुर्माने के रुपए में कर लगाया जाता था। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। चंदों में लक्ष्मीचंद ऐसा राजा था जिसके करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, कुछ बातें इसमें ठीक नहीं लिखी हैं, आपको बताऊं मैं। पुंगाड़ी, सलामी, टीका भेंट, तिमारी, ये सब क्या थे? टैक्सेस के नाम हैं जो गोरखाओं के द्वारा लगाए गए थे। इन सब के प्रयोजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पुंगाड़ी एक भूमि कर था, इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना की आय होती थी। सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था, तो ये एक अच्छा फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। सलामी एक प्रकार का नजराना था। टीका भेंट क्या थी? शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला कर था। तिमारी देखिए क्या था? इसी के साथ फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। 1811 में काजी बहादुर भंडारी व दशरथ खनवी ने इनकी दर तय कर दी थी, किंतु फिर भी इसका पालन नहीं होता था, नहीं होता था। कुछ और टैक्स देखेंगे। पगड़ी, गोरखों की सनदों में इसका उल्लेख बार बार आया है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको देख लीजिए प्लीज। यह संभवतः जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था। यह राज्य की आय का भी एक क्या था? प्रमुख स्रोत था। मांगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह प्रत्येक नौजवान को 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था और युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में इसे वसूला जाता था। सुवांगी दस्तूर, यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाने वाला कर था। मेजबानी दस्तूर यह 2.5 आना का होता था। आप देख रहे हैं लोगों ने कितने सारे टैक्स लगा रखे थे और अपनी जो इनकम है उसको परमानेंट बना रखा था। सोनिया फागुन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं फिर से इसको वो कर देता हूं, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर इसका ले लीजिए आप। पगड़ी, मांगा, सुवांगी दस्तूर, मेजबानी दस्तूर, सोनिया फागुन, टानकर, मिझारी, मरो, रहता, आपको दिख रहा होगा होपफुली। ठीक है, रहता, बहता, छिपाई गई संपत्ति कर का क्या नाम था? बहता। घी कर क्या है? दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर था। मौंकर यह प्रति परिवार 2 रुपया कर था। इसे चंदों ने भी लगाया था। इसे घर ही पिछही भी कहते थे। जानन्या सुन्या, राज कर्मचारी से लगान के बाबत पूछने पर यह कर देना पड़ता था। ठीक है, अब हम देख सकते हैं गोरखाओं के जो शासन हुए थे 25 साल के, उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम बहुत अच्छा तो नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। गोरखा शासन के कुमाऊं और गढ़वाल के लिए विनाशकारी परिणाम थे। इन्होंने न केवल चंद और पंवार राजवंशों को बल्कि उनके प्रमुख किलों को भी नष्ट कर दिया था। उन्होंने लोगों, विशेषकर उच्च पदों और उच्च जातियों के लोगों के साथ अनादर और तिरस्कार का व्यवहार किया। यानी कि ये बहुत कह सकते हैं कि अत्याचारी किस्म के शासक रहे होंगे। उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी गई। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया गया। शासकों और आम आदमी के शहरों, घरों और किलों को लूट लिया गया और संपत्ति नेपाल ले गए। पहली बार उन्होंने दास व्यापार शुरू किया और महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को नेपाल और हरिद्वार के बाजारों में बेचा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। गोरखाओं ने किसी आरोपी के अपराध या निर्दोषता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा नामक एक परीक्षण की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने सत्य स्थापित करने के लिए दिव्य नाम दिया था। ये हम अभी देख ही चुके हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है यहाँ पर कि गोला दीप क्या है, कढ़ाई दीप क्या है, तराजू दीप क्या है। देख रहे हैं ना, गोला दीप क्या है? आरोपियों के हाथ में गर्म लोहे की रॉड लेकर एक निश्चित दूरी तक चलना पड़ता था। कढ़ाई दीप में क्या होता था कि आरोपी को अपने हाथ गर्म खौलते तेल में डुबाने पड़ते थे।
और इस वजह की बात यह है कि अगर जल जाए तो आरोपी, नहीं जले तो क्या है, आरोपी नहीं है। तराजू का दीप आरोपी को पत्थर पर तोला जाता था, यदि अगले दिन उसका वजन बढ़ जाता था तो उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं किस अजीबोगरीब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर रखी थी, बड़ी अजीब किस्म की। कामीनों का नरसंहार। कामीन, प्रधान और थोकदार राज्य का राजस्व एकत्र करने वाले प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। एक बार उन्होंने गोरखाओं द्वारा लगाए गए नए कर को वसूलने में कठिनाई के कारण इसे वसूलने में अपनी अनिच्छा प्रकट करी। कर के बारे में जानकारी देने की आड़ में 1500 गांवों के कामीनों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया और उन सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को गोरखा इतिहास में कामीन नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गोरखास, जो तुमको याद रखना होगा कि कामीन नरसंहार का संबंध किससे है, गोरखाओं से है। तो ये रही कुछ बातें गोरखाओं की, और बड़े ही शॉर्ट में हमने देखा गढ़वाल वंश के बारे में। आगे हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे अब उसको हम 2 पार्ट से पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए एक चीज़ लिखी है जिसको आप देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आप इसको क्रम में लगाएं। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित शासकों को, इनमें से कोई भी नाम हो सकते हैं, वो आपको क्रम में लगाने के लिए दिए जा सकते हैं। अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत और प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो इन शासकों को क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक तरीके से हम लोग कहाँ प्रवेश कर गए हैं। हम लोग प्रवेश कर गए हैं भाई मॉडर्न उत्तराखंड में। कहाँ प्रवेश हो चुका है हमारा, मॉडर्न उत्तराखंड वाले पार्ट में। मॉडर्न उत्तराखंड यानी कि आधुनिक उत्तराखंड में, जिसकी शुरुआत होती है 1815 से लेकर कब तक चलेगी, 1947 तक, और कुछ भाग इसका चलेगा गढ़वाल का 1949 तक भी। आपको याद होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। मॉडर्न उत्तराखंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुमाऊं वाला पार्ट 1815 से 1947 ब्रिटिश कमिश्नरी के इलाके में आएगा ये, और दूसरा गढ़वाल वाला पार्ट जो है वो 1815 से 1949। तो अब हम उत्तराखंड के मॉडर्न वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जो कुमाऊं वाला पार्ट है वहां पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन है, जिसको हम कहेंगे कुमाऊं कमिश्नर। क्या कहेंगे, कुमाऊं कमिश्नर कहेंगे इसको। और यहां पर क्या आ जाएगा, टेरी स्टेट। ये चीज। तो अब हमारा ये वाला पोर्शन चलेगा जो 1 या 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, अपने स्तर से भी करिए और हमें भी फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।